दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, इस वक्त पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल पर है कि आखिर राइटर्स बिल्डिंग में कौन बैठेगा। 26 से 31 का राइटर्स बिल्डिंग का शासन पश्चिम बंगाल का रिजीम न सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि देश में 2029 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ताकत कितनी होगी, इसके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां उत्तर प्रदेश गंवाने जैसी स्थितियां पैदा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां पर नीतीश नायडू और एकनाथ शिंदे जैसे अलायंस पार्टनर धोखा धोखा और सिर्फ धोखा की परिस्थितियों पे खुद को देख पा रहे हैं, उस स्थिति में पश्चिम बंगाल का जनमत किस तरह से तय होता है। आधी से ज्यादा सीटों पर पश्चिम बंगाल में जनता ने अपने जनादेश को लेकर के जो उसे फैसला करना था वो कर चुकी है। पर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि 29 तारीख को जो वोटिंग होनी है वो ममता बनर्जी के गढ़ में है, जहां तकरीबन 125 सीटें पिछली बार ममता बनर्जी ने जीती थी। जी हां, इन 142 सीटों में ममता बनर्जी की पार्टी ने पिछली बार जो वोटिंग हुई थी उसमें 123 सीटें जीती थी। क्या ममता बनर्जी वहां इस परफॉर्मेंस को दोहरा पाएंगी? और जितनी तेजी से जितनी बड़ी संख्या में पहले चरण में वोटिंग हुई है, उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या कुछ हासिल होता हुआ दिखाई दिया है, या सिर्फ और सिर्फ गुजरात लॉबी का ये मीडिया मैनेजमेंट है जो मुकाबले को बराबरी का दिखा रहा है। कहना ना होगा कि गुजरात लॉबी मीडिया मैनेजमेंट पे माहिर है। एक ऐसा मीडिया मैनेजमेंट जिसने भाजपा मुख्यालय पर 2015 के विधानसभा चुनाव के वक्त पटाखे फोड़वा दिए थे, और जब नतीजा आया तो भाजपा समेत पूरे एनडीए को 1/4 सीटें भी नहीं मिली थी। एक ऐसा मीडिया मैनेजमेंट जिसने 400 पार का एक ऐसा हौवा खड़ा किया जो जिस हौवे के ऊपर आप कम से कम हमें सुनना तो पसंद नहीं करेंगे। इस पर कल्याण बनर्जी ने जो लोकसभा में कहा था, जो टीएमसी के सांसद हैं, उन्हें ही सुनकर लोग इंटरटेनमेंट कर लेते हैं। लेकिन लोकतंत्र का महापर्व इंटरटेनमेंट का विषय नहीं है। लोकतंत्र का महापर्व इस देश में संस्थाओं की शुचिता को तय करने वाला भी एक पैरामीटर होता है। लेकिन आज के दौर में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर विद्वान न्यायाधीश के द्वारा यह कहा जाए कोई नहीं, इस बार नाम नहीं होगा तो अगली बार वोट डाल लेना, और जिस तरह से लोकतंत्र की आत्मा पर उस दिन चोट पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट में ये सारे बयान और ऑब्जर्वेशन को सुनने के बाद, उसके साए में यदि लोकतंत्र का महापर्व पश्चिम बंगाल में संपन्न हो रहा हो, लगातार ईडी के छापे पड़ रहे हो, प्रबंधन करने वाली संस्थाओं को घेरा जा रहा हो, पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को मुद्दा बनाया जा रहा हो, और बांग्ला संस्कृति के बीच अचानक से मछली मांस एक बेहद महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दे के तौर पर मैदान में आकर खड़ा हो गया हो, तो ऐसे में लहसुन प्याज से परहेज करने वाली पार्टी के नेता आखिर कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि कोई मछली हाथ में लेकर तो कोई मछली खाते हुए पश्चिम बंगाल में फोटो खिंचवाने और वीडियो वीडियो बनवाने पर मजबूर हो गया। बंगाल का मिजाज क्या कहता है? 2026 में बंगाल के अंदर जिस तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए 2500 से ऊपर कंपनियां अर्धसैनिक बलों की भेज दी गई, सर के नाम पर, वोटर रिवीजन के नाम पर बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम काट दिए गए, क्या उसके बाद भी बंगाल गुजरात लॉबी की कठपुतली बनने के लिए तैयार नहीं है, या परिस्थितियां बदल गई है? इन तमाम हालातों पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं कोलकाता, जहां हमारे साथ जुड़ी हैं वरिष्ठ पत्रकार और पश्चिम बंगाल की सियासत की नस नस पर नजर रखने वाली तान्या बागची। तान्या बागची जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और सबसे पहले जरा हमें बताइए, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि पश्चिम बंगाल को लेकर जितनी खबरें दिल्ली में चल रही है कि पहले चरण में जो हैवी टर्नआउट हुआ है 90% प्लस, कहीं कहीं तो 95-98% कुछ बूथों पर खबर आ रही है, इस वोटिंग के मायने क्या है? क्या ये एंटी इनकम्बेंसी को सुनिश्चित कर रहा है, या पश्चिम बंगाल के साथ राजनीतिक साजिशों को जो मुद्दा बनाने की कोशिश टीएमसी कर रही है उसकी एक स्वाभाविक लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के तौर पर, डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन के तौर पर इसे देखा जा रहा है? अभिषेक जी नमस्कार। और जी नमस्कार। आपको ये बता दें कि आपका जो हम लोग जो देखे हैं इस बार जो चुनाव के जो परसेंटेज आया है फर्स्ट फेज का, वो जो 90 के ऊपर चला गया है, ये ज्यादातर एक
प्लेन अरिथमेटिक अगर आप देखें तो वो है, क्योंकि एसआईआर के तहत बहुत से नाम काटे गए। 27 लाख जो काटे हैं वो तो है जो जेन्युइन वोटर थे, एक संख्या काटे हैं। पर बहुत इम्पोर्टेंट बात जो है, इस बार एक तरफ का नाम काटना ही था। जो डेड वोटर्स है, जो अपना पता चेंज कर चुके हैं, उन लोगों को तो काटना ही था। तो इसीलिए ये आंकड़ा ज्यादा ही दिखाई देगा, ये बहुत ही नॉर्मल है। पर बीजेपी जो हवा में चलते हैं, पिछले बार तो वो 7 चरण में हम लोगों का यहाँ पे वोट हुआ था, जहाँ पे 2 चरण के बाद हमको पता ही चल गया था कि हम ये लोग बोल रहे थे कि हम 200 ले चुके हैं, पर ये 77 पे अटक गए थे। तो अभी वहां से बहुत ही चले आए हैं और अभी वो 60 पे खड़े हैं। पर इस भाजपा को समझना चाहिए कि ये जो चुनाव का जो नतीजा अभी फर्स्ट फेज में जो देख रहे हैं, आंकड़े हैं, वो सिर्फ एसआईआर की तहत है, नाम कटा हुआ के तहत है, और टोटल की संख्या कम हो गए है। इसी बंगाल हर वक्त बहुत ही वोट करता है, ये कभी कम नहीं होता है। ये जो परसेंटेज है, ये एंटी इनकम्बेंसी का परसेंटेज नहीं है। चलिए, आपने बड़ी बात कही कि एंटी इनकम्बेंसी का परसेंटेज नहीं है, और ये बिहार चुनाव में भी दिखा है कि नाम कटने के बाद 10% वोट सीधे बढ़ गए। आंकड़ों में दिखने लगा 57 की जगह 67%, अगर 2020 से 25 के चुनाव को देखें तो। और वो भी एंटी इनकम्बेंसी का नहीं, वो प्रो इनकम्बेंसी का वोट हो गया नीतीश कुमार के लिए। पश्चिम बंगाल के अंदर एक और फैक्टर दिखाई दे रहा है जो हम आपसे समझना चाहते हैं, वहां की स्थानीय परिस्थितियों को आप ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। 4M की बात हो रही है। मैं आपसे, मेरा सवाल पहले सुन लीजिए। महिला, मुसलमान, माटी और मानुस, ये 4M की बात हम सुनने में आ रही है। ये 4M का इम्पैक्ट कितना है, जरा ये बताइए। देखिए, पहले बात जो है कि एसआईआर के तहत जो काटे हैं वो बहुत ही हिंदू वोट बहुत काटे हैं, और ये हिंदू वोट जो है वो मतुआ के तहत काटे हैं। माइनॉरिटी तो है ही। दीदी का जो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में 27% का जो है, उसमें पूरा ही दीदी के खाते में जाते हैं। तो मुसलमान वोट जो काट गए हैं, वो तो जो बचा हुआ है वो तो जाएगा ही। तो वहां पे एक है, महिलाओं का भी नाम इस बार बहुत से काटे हैं, क्योंकि पिछले बार के तहत हमने देखा है पुरुष जो वोट देते थे उससे ज्यादा महिलाओं ने वोट किया, परसेंटेज बढ़ा था, इसीलिए महिला नाम भी बहुत काटे गए हैं। पर ये चीज बहुत जगह जगह पे सामने आए हैं कि महिलाओं ने ये बताया कि मेरा नाम है, मेरे पति का नाम है, बेटे का नाम है। कई जगह पे है महिला का नाम है, बेटे का नाम है, पति का नाम है नहीं है। ये चीज जो है ना, इन लोगों को खला है। और सबसे बड़ी बात है कि इतने तादाद में वोट आए इसलिए कि सबका ये डर, जो रूलिंग तृणमूल कांग्रेस है, इन लोगों ने एक चीज दिमाग में घुसा दिया है कि एसआईआर में आप अगर आपका नाम आ चुका है कि शुक्र मान लो और आप वोट कर दो, वरना ये लोग ऐसे जगह पे स्थिति पे है कि आप वोट अगर नहीं करोगे, नहीं दोगे, तो आपका नाम शायद चला जाए, फिर से ये लोग आपका नाम काट दे। इसीलिए एक सवाल इसी में मैं जोड़ रहा हूं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें। मथुरा बहुल 2 जिलों में चुनाव हो चुका, और 2 जिले मथुरा बहुल और हैं जहां तकरीबन अभी 50 सीटें हैं, 33 और 17। एक तो उत्तर, एक और जिला है मथुरा जहां 17 सीटें हैं, नाडिया जिला है। इन 50 सीटों में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीटें जीती थी, और इसी में वो ठाकुर नगर का इलाका भी है जहां मथुरा समाज का प्रथम परिवार जिसे कहते हैं वो आपस में ही टकरा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में ये दिखा था कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें नहीं मिली थी, 13 सीटें ही मिली थी, लेकिन इन दोनों जिलों को मिलाकर के, लेकिन मथुरा वोटर का 80-90% तक वोट पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सीए और दूसरे मुद्दों के आश्रय हासिल करने में कामयाब रही थी। इस बार जो नाम कटे हैं, अकेले नॉर्थ 24 परगना में 12.5 लाख नाम कटे हैं बताया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस बार मथुरा समाज क्या पिछली बार की तरह भाजपा का एक समर्पित वोटर है,
या मतुआ समाज के वोटर्स के बीच भी डेविएशन की स्थिति बनी है और वो नए सिरे से अपनी वोटिंग प्राथमिकताओं को तय कर रहा है? जी इस बार डिविएशन है, क्योंकि सबसे बड़ा बात यह है जे इन लोगों ने जो मांग किया था कि हमारे सिटीजनशिप जो है वो सिटीजनशिप अभी तक नहीं आया है। कहीं पे भी इन लोगों ने, कहीं पे भाजपा ने इस बार ये 5 सालों में सेंटर ने कोई आलोचना नहीं की है, कोई मुद्दा नहीं उठाए, कोई बिल नहीं लाए, कुछ भी नहीं किए जहां पे ये जो मतुआ गढ़ कहा जाता है कि नॉर्थ 24 परगनास और नदिया जिले की और ये सब यहाँ पे कोई नहीं है। पर एक ये जो जगह है यहाँ पे वही इनकैश किया है तृणमूल ने, और ये माना जा रहा है, इसीलिए अमित शाह को और नरेंद्र मोदी जी को और उन लोगों को जो जो सीएम्स है और सीनियर स्टार कैंपेनर्स है उनको बार बार भेजा गया है उन जगहों पे कि वो जाए और वहां पे कैंपेन करे, वो प्रचार करे, क्योंकि उनको मानना है दीदी और अभिषेक ने एक बात बार बार किया है कि आप लोगों ने सोचा था कि सीए होगा और आप लोगों का सिटीजनशिप आ जाएगा, नहीं आया। आप ये लोग नहीं करने वाले हैं, ये आप देख चुके हैं। तो अभी आपको ठानना है कि आप क्या करोगे। और सबसे बड़ा बात यह है कि वहां पे जो फर्स्ट फैमिली कहा जाता है, वो फर्स्ट फैमिली बड़ोमा की जो फैमिली है वो बड़ोमा की फैमिली का जो मंदिर है, वो मंदिर को लेके बहुत बड़ा बवाल हो चुका है, क्योंकि मंदिर बंद किया गया है, कुछ लोगों अंदर नहीं घुस पाए। अभिषेक गए थे, वहां पे बहुत मारामारी हुआ कि कुछ लोगों को घुसने नहीं दिया, पर वो मतुआ है, इसीलिए वहां पे एक बहुत से डिवाइड है, बहुत ही डिवाइड है। और ये लोग अभी बहुत ही चिंता में हैं, क्योंकि सीए का कोई बात नहीं, सिटीजनशिप का कोई बात नहीं हो रहा है। इसीलिए कुछ सीटों की जो बात चल रही है, पर कहीं पे जो है बीजेपी का अभी भी पॉकेट है। ये कभी कोलकाता भी महानगर इस बार कहाँ है? कोलकाता और सब अर्बन एरिया जो टीएमसी का सबसे बड़ा गढ़ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल बंगालीज कहते हैं कि हम लोग बहुत ही चिंताशील बंगाली है, ये तो हर वक्त सुबह शाम दीदी को गाली देगा, पर ये इसलिए कि इन लोगों को पता है कि मुस्लिम अपीजमेंट बहुत हो रहा है, जॉब्स नहीं है, बिग टिकट इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये यहाँ पे बीजीबीएस होता है, जब बिजनेस मीट हो रहा है, वो हो रहा है सिर्फ खातों में, पेपर में हो रहा है, पर दिखाई वैसे नहीं हो रहा है। हाँ, जो है कि एक दो आईटी पार्क्स दिखा रहा है कि आया है, पर एक चीज ये इंटेलेक्चुअल बंगालीज को मालूम है कि बीजेपी का मतलब है कम्युनलिज्म, और बंगाली कम्युनलिज्म की फॉर्म में नहीं है। और एक बात है जो बंगाली की बहुत ही स्पेशलिटी है कि ये लोग, एक चीज इनको मानना है कि हमें एक फेस चाहिए। जो फेस था लेफ्ट का, ज्योति बाबू का फेस था, पहले कांग्रेस के जमाने में सिद्धार्थ शंकर राय थे, उसके बाद ज्योति बाबू का फेज आया। ज्योति बाबू का फेज बहुत दिन तक चला, 2001 तक चला, फिर उसके बाद एक ट्रांजिशन हुआ ज्योति बाबू से बुद्ध बाबू का, जो ट्रांजिशन, जो फेस क्लीन इमेज, उस तब भी ममता बनर्जी बहुत ही शक्तिशाली, मतलब ऑपोजिशन के पास फेस था। बीजेपी का फेस नहीं है, बंगाली फेस मांगता है, ये बहुत ही क्लियर है। ये बिहार की फेस तरह आप कह रही हैं, एक चीज मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पश्चिम बंगाल में, अब मैंने देखा पिछले 2-3 सालों में कि राहुल गांधी और लालू यादव मटन बना रहे थे, प्रधानमंत्री सीधे टिप्पणी कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। तेजस्वी यादव मछली खा रहे थे हेलीकॉप्टर में, वो प्रधानमंत्री से देखा नहीं गया, आलोचना कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में होड़ मची है भाजपा नेताओं में कि कौन कितना मछली के साथ फोटो खिंचवा लेता है। मुझे भी हिलसा बहुत पसंद है। अब मैं कोलकाता आऊंगा तो मैं जरूर आपसे मुलाकात करूंगा कि कहाँ पे अच्छी हिलसा मिलती है, और वो बांग्लादेश वाली जो आती है वो वाली हिलसा, गुजरात वाली हिलसा नहीं। गुजरात के पॉलिटिशियन की बंगाल में क्या धारणा है और गुजरात के हिलसा की क्या धारणा है, वो भी आप बताइएगा। आजकल बहुत आ रही है गुजरात से हिलसा।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि मछली के साथ फोटो खिंचवाने के पीछे साइकोलॉजी क्या है और क्या इस मुद्दे ने असर दिखाया है? ये एक चीज है कि दीदी जो 21 जुलाई का जो है दीदी का जो मार्टर्स डे एनुअल तृणमूल का जो रैली होता है, वहां पे दीदी एक चीज गांठ बांध दी है सबके सामने, वो पेनिट्रेट कर चुके हैं कि ये लोग बंगालियों को नहीं देख पा रहे हैं। एक चीज बहुत ही रॉन्ग मूव जो कह रहे, गलत दिशा में दिल्ली में चले गए थे कि वहां से जो पुलिस ने बोल दिया कि जो बंगला बोलते हैं वो बांग्लादेशी है। और यही जो जहां से शुरू किया दीदी ने एक ही चीज की, बांग्ला कैसे बांग्लादेशी होता है, आपने इसको 1+1 कैसे 2 बना दिया, और बंगाली जो बंगाली अस्मिता है उस सेंटिमेंट को आपने हर्ट किया। क्योंकि बहुत से जगहों पर एक चीज देखा जाता है कि आज आप मटन नहीं खा सकते। आज यहाँ पे जो अयोध्या में हुआ था वहां पे बोला गया था कि जो सब है मस्जिदों पे पर्दा डाल दिए गए थे जी। कि वहां से सब नॉनवेज का जो है वो उठा गया था। ये सब है। और एक बहुत बड़ा चीज हो गया है कि टीएमसी को ये जो ब्रिगेड रैली हुआ था, जो जहाँ पे मोदी जी आए थे, एक एक हॉकर था जिसको मालूम भी नहीं है, वो बेचारे पैटीज लेके घूम रहे थे, कहाँ चिकन पैटीज है कहाँ वेज पैटीज है, उसको काहे का क्या मतलब। वो गए थे अपना खुद का 2-4 रुपया कमाने और उसको उठा के आप मार देते हो। तभी तृणमूल 2 बार एक बात बता दिया, फिर से लोगों को ये समझ में गांठ बांध दिया कि आप बंगालियों सब मांस खाते हो, ये मांस से हमारा नहीं चलता है दिन, अगर हम नहीं खा पाते ये नहीं चलेगा। जहाँ नहीं, पे हम लेकिन जाते। तान्या जी ये बताइए, 4 मई के बाद अगर हम बंगाल आते हैं, मैं आता हूँ बंगाल, इन केस कहीं भारतीय जनता पार्टी गलती से आ गई, कहीं कोई मशीनों का खेल करके ही मान लीजिए जो टीएमसी का आरोप है आ गई बीजेपी, तो मछली हम लोगों को कैसे मिलेगी, हिलसा कैसे मिलेगी? अभी ये लोग तो मछली या लेके बिहार से ही घूम। लेके आना होगा हम लोगों को, या दिल्ली से नहीं, लेके? ये लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं उठा पा रहे, इसीलिए उन्होंने बोला है कि ये देखिए हम मार्च लेके। अनुराग ठाकुर, ये एक चीज दीदी ने अभी बताया, तो ठीक है, आप खा रहे हो अनुराग ठाकुर, पर आप क्या मोदी और शाह को, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खिला सकते हो कि ये माछ खाए, आके माछ खाए? ये अगर खा सकते हैं तभी हम बता सकते हैं कि बंगाल में मछली मिलेगा अगर भाजपा आए, वरना आप नहीं नहीं कह सकते हो कि मिलेगा नहीं। इस नैरेटिव को उन लोग को काटना है। और इसीलिए सब कोई को, बंगाली जो सब नेता है यहाँ पे भाजपा का, उन लोगों को एक मैसेज दिया गया कि आप जाओ मछली लेके घूमो और बोलो कि ये नैरेटिव गलत है। आप मछली की बात कर रही है, एक नॉन पॉलिटिकल सवाल मैं आपसे लेता हूँ। मोदी जी तो नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू भी देते हैं, आम चूस के खाते हैं कि आम काट के खाते हैं। मैं एक नॉन पॉलिटिकल सवाल करता हूँ। 2 बंगाली फिश वाली डिश मुझे बड़ी पसंद है, बहुत पसंद है। एक होता है मूरी घंटो और दूसरा आपका हिलसा माछ। इस समय कोलकाता में सबसे बढ़िया ये दोनों आइटम कहाँ पे मिलता है, ये बताइए। अभी आप जा सकते हो कि वो कैलकाटा बोल के एक दुकान है, वहां पे जा सकते हो, और फिर कहाँ जा पर है? सकते हो। ये है कलकत्ता में, वो बालीगंज में है वो कैलकाटा, और 6 बालीगंज प्लेस है, वो भी है बालीगंज में। और बाईपास में भी वो कैलकाटा के एक आउटलेट है, आप जा सकते हो। फिर बहुत सारे हैं, पौदापाड़ी इति कथा बोल के है, ये जो है ना पौदापाड़ी इति कथा, ये बांग्लादेशी ये जो फिश आइटम है ना वो बहुत अच्छा बनाते हैं ये, क्योंकि हमारा खाना बहुत ही सिमिलर होता है। क्यों, ये तो अच्छा, एक फिर ही सिमिलर होता है, फिर कैसे लोग कहते हैं कि जो इधर वाली हिलसा होती है उससे कहीं ज्यादा जो बांग्लादेश से या जो उधर से हिलसा आती है उसका टेस्ट ही अलग होता है? कारण हाँ, क्या है? पौधा का स्वीट वाटर रिलिश है, वो जी। मीठा पानी का है। और वो जो एक चीज है उन लोगों का है कि वहां पे एक एम्बार्गो है कि अगर आपका हिल्सा 2 किलो तक न जाए आप उठा नहीं पाते हो। हमारा यहाँ पे ना ऐसे कि दो बायलैटरल जो दोनों कंट्री में हो चुका है, ये तीस्ता वाटर
ट्रीटी जो है इसके लिए जो अभी अड़चने हैं कि हिल्सा आने से ये कलकत्ता में, वहाँ के इसी के लिए हम लोग को डायमंड हार्बर, कोलाघाट, ये सब जगह से जो है वो थोड़ा सा है, पर किसी किसी जगह पे कैप्टिव हिल्सा भी हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है। चलिए और हाँ, ये ये बताइए पॉलिटिकल हिस्सा कितना इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल के लिए इस चुनाव में? बहुत ही अब अभी एक चीज बहुत ही समझ में नहीं आया था कि बहुत से मुद्दे हैं, पर एक खाने को लेकर ये भाजपा ने किया है, क्योंकि इन लोगों के पास सही में अगर देखा जाए मुद्दा नहीं है वैसे कि आप करप्शन का मुद्दा बोल रहे हो, करप्शन का मुद्दा एक है पर उसको चला भी नहीं पा रहे हो आप। पहला प्रश्न ये था कि आप जिन लोगों को पकड़े हो कि अभी तक फाइल भी नहीं कर सके, पार्थो चैटर्जी का चार्जशीट में कितना दिन लगाया आपने, वो फाइल नहीं क्या कर पाए। जो है एक के बाद एक आप बुलाते हो, बिठाते हो, 7-8 घंटे तक पूछताछ करते हो, 11 घंटे 12 घंटे चले जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता है। पर इस जगह पे इसीलिए वो मुद्दे को घुमाने के लिए एक और मुद्दा, खाने का मुद्दा ये लोग लेकर आए हैं, इसीलिए अभी माज भी एक पॉलिटिकल इशू हो गया है। चलिए पॉलिटिकल इशू होना भी चाहिए, खाने पीने की चीजें पॉलिटिकल इशू होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पीते नहीं है लेकिन खाने वाले तो हैं ही, मतलब पानी ही पीते हैं, वो सब चीजें नहीं पीते, लेकिन खाते तो है ही मांस मछली खूब। ये जानना चाहते हैं कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था वो एकदम आमने सामने का चुनाव था 2021 का। 2021 पर हम नजर डालते हैं तो 2021 में 19 से ही जोड़ते हैं तो 19 में भाजपा को 40% सीटें मिली थी, तकरीबन 42% सीटें टीएमसी को मिली थी और बीजेपी 18 लोकसभा सीटें जीत गई थी। 2021 में हम देखते हैं कि फिर आमने सामने का मुकाबला होता है, किसी थर्ड पार्टी को कोई सीटें नहीं मिलती है। वहां विधानसभा में कोई अधीर रंजन चौधरी जीत कर नहीं आते। या तो भाजपा 38% वोटों के साथ है और लगभग 49% वोटों के साथ, 11% बीजेपी से आगे टीएमसी और 1/3 और 3/4 1/4 और 3/4 सीटें आती है। बीजेपी 1/4 पर और 3/4 पे होती है टीएमसी। इस चुनाव में कहा जा रहा है, हालांकि 24 में भी आप देखें तो तकरीबन 15% वोटों का मार्जिन था बीजेपी और टीएमसी के बीच लोकसभा में। बीजेपी 1/3 सीटें गंवा बैठी है, 18 से घट के 12 पर आ गई। इस चुनाव में कहा जा रहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां, कुछ विश्लेषक हमें दिल्ली में बता रहे थे, 15 से 22 के बीच सीटें जीत सकते हैं और रणनीतिक तौर पर लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने एंटी इनकम्बेंसी की जहां भी थोड़ी गुंजाइश है वहां थोड़ा स्पेस दे दिया है कि ऑपोजिशन के वोट स्प्लिट हो जाए। क्या इस बार वाकई, क्योंकि आप जमीन पर देख रही हैं, कांग्रेस और लेफ्ट की स्थिति ऐसी है कि इस बार वो खाता खोल लें? खाता खोलेंगे, पर वो 22 का आंकड़ा बहुत ही गलत है। वो 22 का आंकड़ा कभी भी कोई दोनों मिला के भी 22 नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉकेट जो है आप अगर देखें, बहुत ही प्लेन एंड सिंपल मैथ है कि यहाँ का जो है ये सिर्फ मालदा और मुर्शिदाबाद का जो एरिया है वहां पे कंसंट्रेट हो चुका है। कांग्रेस का जो सीट है वहां पे ही कांग्रेस कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आप 24 तक देखेंगे कि मालदा का एक सीट कांग्रेस के पास जाता है, पर वो घटता है यहाँ पे। मुर्शिदाबाद में अधिक हारते हैं, पर फिर भी वो जगह उन्होंने दोबारा बहरमपुर सीट को लेके आते हैं। वो जगह वाकई जो सेंट्रल हाई कमांड दिल्ली का है वो अधिकता को फिर से बैक कर रहा है कि वो आ जाए। और दीदी इस बार चाह रही है कि एक तरफ ये लोग आ जाए तो बीजेपी का जो वोट है वहां से घट कर आएगा, तृणमूल का वोट से नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ का बंगाल का लोग जो है, हम ये भी देखने वाले चीज है कि जो नॉर्थ बंगाल है वहां पे लेफ्ट का बहुत ही एक गढ़ होता था। जब भी होता था, जब टीएमसी और लेफ्ट लड़ रहे थे तब साउथ बंगाल भी टीएमसी का ही गढ़ हुआ करता था, पर ये जो नॉर्थ बंगाल है वहां पे इन लोगों का लेफ्ट का होता था। सो इसीलिए इस बार वहां से 1-2 सीट आने वाले हैं। कलकत्ता के आसपास नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ 24 परगना जो है हावड़ा हुगली की तरफ, एक सीट का लेफ्ट का है, और जो
आईएसएफ है वो भांगोड़ लेगा साउथ 24 परगना से। और जी ये जो कांग्रेस का है वो भी 2-3 सीट मालदा मुर्शिदाबाद मिला के, जी। अच्छा, इसीलिए आखिरी कि सवाल पर हम आ रहे हैं, तान्या जी आखिरी सवाल पे आ रहे हैं। एक ही रुचि पत्रकारों के बीच दिल्ली में बहुत ज्यादा है, एक ही चीज को लेकर इंटरेस्ट। क्या ममता बनर्जी 200 सीट पार कर रही है या ममता बनर्जी 200 से नीचे है? पिछली बार उन्होंने 294 में 215 सीटें जीती। इस बार थोड़ा जो हम लोगों का भीतर भी हम जो देख रहे हैं, क्योंकि इस बार का वोट बहुत ही साइलेंट हुआ है, पर एसआईआर का भी इफेक्ट है। इस बार जो है वो 200 के आसपास होने वाला है। हम लोगों का जो कैलकुलेशन चल रहा है वो है कि 200 जी, के आसपास। ये मतलब 2011 में 190 से 205 के बीच आपका मानना है? अगर अगर 180 तक भी हम लोग लेकर जा रहे हैं, 185 तक, जी, 85 से लेके 205 तक वही आसपास रहने वाले हैं। उससे उससे ज्यादा तो जाना थोड़ा 185 सा से 205 जो आप कह रही हैं कि आ सकती है, मतलब ये एक अनुमान है, हम कोई एग्जिट अनुमान पोल की नहीं कर तरफ, रहे, कोई अभी ओपिनियन अभी पोल नहीं नहीं, नहीं, एक ये अनुमान है। अनुमान नहीं, जी, ये पूरा ही अनुमान है, क्योंकि एसआईआर का जो प्रोसेस हुआ है इसमें तो बहुत ही से नहीं नहीं, डिफ्लेक्शन तो होने ये वाले हैं। बताइए कि जिन 152 सीटों पर पोलिंग हुई है, जहां भाजपा ने पिछली बार 59 सीटें जीती थी, जहां पोलिंग होनी है वहां तो सिर्फ 18 मिली थी भाजपा को, जहां पोलिंग हो चुकी है वहां 59 सीटें मिली थी और 92 सीट टीएमसी को मिली थी। अब सवाल ये उठता है कि जहां हो गई पोलिंग 150 सीटों पर, 152 पर, वहां बीजेपी 59 से नीचे गई है या 59 से ऊपर गई है? टीएमसी 92 से नीचे गई है या 92 से ऊपर गई है? ये अगर आप और बोलोगे, अगर कांग्रेस की बात भी आपने इसी में कही और लेफ्ट की है, मालदा मुर्शिदाबाद की, जो पिछली हाँ, बार जीरो पर थे, आउट हो गए थे जीरो पर। इसीलिए इसीलिए ये जो सीटें है ना, ये लेफ्ट का सीट थोड़ा जाएगा, बीजेपी से ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो जगह इन लोगों ने लिया है वो लेफ्ट का ही जगह लिया है, तो इसीलिए वहां का लेफ्ट का सीट आने वाले हैं। और ये मुर्शिदाबाद का भी जो है, मालदा मुर्शिदाबाद यहाँ पे भी है जो वो बीजेपी ही लिया था। तो कांग्रेस और लेफ्ट का सीट थोड़ा बीजेपी से आने वाले हैं। और कुछ जगहों पर अगर बीजेपी वो कट करके तृणमूल की तरफ भी कुछ चले जाएंगे, इसीलिए वहां से बीजेपी का थोड़ा आंकड़ा कम होने वाला है और वहां से कांग्रेस और लेफ्ट अपना फायदा उठाने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं किस तरह का फायदा कौन उठाता है। अब 2 दिनों के बाद पश्चिम बंगाल की जनता अगले 5 सालों के लिए अपने राजनीतिक भविष्य को, राज्य सरकार को चुन चुकी होगी। अब उस परिस्थिति में जो ममता बनर्जी आज से नहीं, 1984 के दौर से देखा जाए तो संसद से लेकर राज्य तक 27 साल संसद में बिताए, 15 साल राज्य में बिताए, इन 42 सालों में हर जगह ममता बनर्जी अपने अधिकार की मांग को लेकर, बंगाल की अस्मिता की मांग को लेकर लगातार संघर्षरत रही। क्या उस संघर्ष पर एक बार फिर बंगाल की जनता मुहर लगाएगी? संसद का वो वाकया तो हम सभी सुनते हैं जो हल्के फुल्के हंसी मजाक वाले अंदाज में लालू यादव और ममता बनर्जी के बीच होता है। नहीं मांगा गया है तो नहीं मिलेगा। क्या पश्चिम बंगाल में इस बार वाकई नहीं मांगने की स्थिति है या बिना मांगे ममता बनर्जी को बहुत कुछ मिल रहा है? आने वाला वक्त बताएगा। 4 मई भाजपा कहती है दीदी गई, टीएमसी कहती है खेला होवे। अब सवाल यह है कि 4 मई की तारीख किसके लिए अच्छी खबर लेकर आती है, वो 4 मई को ही पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से तान्या जी ने अभी बताया, उससे तो साफ हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में सत्ता में आना एक बेहद कठिन चुनौती है। और उस कठिन चुनौती के बीच दीदी ओ दीदी से लेकर आज के दौर में कहें तो ए दीदी आंख कान खोल कर सुन लो, मामला वहां तक आ गया है। और एक छोटा सा संक्षेप में हम जानना चाहेंगे चलते चलते, तान्या जी, ये सायोनी घोष फैक्टर कितना प्रभावी है? सायोनी घोष एक जिधर युवा मोबाइल ने, खोलिए रील सायोनी घोष की दिख रही है, कोई भी आप मोबाइल खोलिए, यूट्यूब खोलिए, फेसबुक खोलिए, वही दिख रही है। जी क्योंकि सायोनी घोष स्टार्ट किया था क्या, एक युवा यूथ लीडर के, जो इन लोगों का तृणमूल कांग्रेस का जो यूथ पार्ट है जो वहां से उठा है।
और शायनी बहुत ही कनेक्ट कर सकती है युवाओं को, और वो बात, उनका जो बातें है वो इतना आर्टिकुलेट है, वो उसको थोड़ा महुआ की तरह कंसिडर कर सकती है। वो पढ़ाई करके फिर जाती है और फिर बात करती है, क्योंकि ऐसे हवा में जो इस अभी का जो है डिजिटल मीडिया का, जो डिजिटल सोशल मीडिया का जो दिन आ गए हैं, वहाँ पे शायोनी का एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो थोड़ा कनेक्ट जो है यूथ की तरफ कनेक्ट बहुत ही कर सकती है, इसीलिए वो शायद बहुत ही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और कल जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज उस प्रसंग की चर्चा मैंने जानबूझकर नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इन फाइटिंग भी बहुत ज्यादा है, और इन फाइटिंग के बीच में अब दिलीप घोष एक तरफ, सायोनी घोष दूसरी तरफ, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से घोष बाबू किसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। रही बात ममता बनर्जी की, तो पश्चिम बंगाल में नेता नंबर 1 तो ममता बनर्जी ही है। बिल्कुल वैसे ही जनता के दिलों में जिस प्रकार से गुजरात में नेता नंबर 1 नरेंद्र मोदी है, जिस प्रकार से बिहार में नेता नंबर 1 सत्ता में रहे न रहे नीतीश कुमार है, जिस प्रकार से तमिलनाडु में एमके स्टालिन है, उसी तरह से गुजरात में ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी के टक्कर का कोई नेता खड़ा नहीं कर पाना, ये भारतीय जनता पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी विफलता है। और इस विफलता के बीच भारतीय जनता पार्टी यदि इस चुनाव में बदलाव की उम्मीद कर रही है, तो जिस प्रकार से तान्या जी अभी बता रही हैं, उससे सुनकर मुझे तो कम से कम यही लगता है कि पश्चिम बंगाल में कोई चमत्कार ही बदलाव ला सकता है। चाहे वो चमत्कार मशीन का हो, चाहे वो चमत्कार मशीन की चिप का हो, चाहे वो चमत्कार किसी ज्ञानादेश का हो। जनादेश के चमत्कार से पश्चिम बंगाल में बदलाव की उम्मीद कम से कम मैं तो नहीं कर रहा। देखते हैं क्या होता है। इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए तानिया बागची जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।